दोस्तों, हॉस्पिटल सेक्टर इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है। ड्यू टू इंक्रीज इन लाइफस्टाइल डिजीज इन इंडिया, ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन एंड पीपल आर मूविंग फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर बेटर केयर, बेटर सर्विसेज। क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल इनसफिशिएंट है आपको अच्छी सर्विस देने के लिए। वहां पे आपको बेड नहीं मिलेगा, बेड मिल जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। तो जो भी मिडिल क्लास पॉपुलेशन है जिनके पास इंश्योरेंस है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट केयर रादर देन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मल्टीपल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार ये सेक्टर अगले 10 से 12 सालों तक लगभग 10 से 12% से ग्रो करेगा। अगर आपको इस सेक्टर में कोई आज एक बहुत अच्छी कंपनी मिल जाए डिसेंट वैल्यूएशन पे, और अगर आप उसको अगले 8-10 साल तक होल्ड करके रखो, आप यहाँ से मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस सेक्टर की ये है कि ये सिक्लिकलिटीज में ना के बराबर। मल्टीपल रिपोर्ट्स और ये पास्ट में ये देखा गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर रिसेशन के टाइम में भी काफी अच्छा करता है। क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटमेंट तो कर लेगा ही लेगा, ट्रीटमेंट को कोई रिसेशन की वजह से डिले नहीं कर सकता। तो इसमें सिक्लिकलिटी ना के बराबर है। दूसरा, अगर बात करें तो इसमें एंट्री बैरियर्स काफी हाई हैं। कोई भी नई कंपनी आके इस सेक्टर में अपना डोमिनेंस नहीं दिखा सकती या मार्केट शेयर नहीं कैप्चर कर सकती, क्योंकि इतनी सारी रेगुलेटरीज हैं जिनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा हॉस्पिटल बनाने के लिए। अगर आपने हॉस्पिटल बना भी लिया तो उसको स्केल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपेक्स चाहिए होता है। अगर आपने कैपेक्स कर भी लिया तो फिर ब्रांड बिल्डिंग बहुत डिफिकल्ट है। वो भी अगर आपने कर ली तो आप डॉक्टर्स को, अच्छे डॉक्टर्स को रिटेन करना, उनको अपने पास में रख पाना, इट इज़ ऑल्सो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये सेक्टर मेरे को ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है। अगले 8-10 साल के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर में 4-5 कंपनी है जिनका मैंने एनालिसिस किया है, और उसमें से मेरे को कौन सी कंपनी अच्छी लगती है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस सेक्टर में जो कंपनी मुझे सबसे अच्छी लगती है वो लगती है ग्लोबल हेल्थ, जिसका दूसरा नाम है मेदांता। तो इनके अभी 6 हॉस्पिटल ऑपरेशनल हैं। सबसे बड़ा हॉस्पिटल इनका गुड़गांव में है, जो कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। दूसरा हॉस्पिटल इनका इंदौर में है, लखनऊ में है, रांची में है, पटना में है, और नोएडा में इन्होंने अभी रिसेंटली एक अपना नया हॉस्पिटल शुरू किया है। टोटल इनके इंस्टॉल बेड्स अगर देखे जाएं तो दैट इज 3579 एज ऑन दिसंबर 2025 तक का डाटा है। ऑक्यूपेंसी अगर देखी जाए तो ऑक्यूपेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके पास टोटल बेड कितने और उसमें से ऑक्यूपाइड कितने रहते, तो ऑक्यूपेंसी रेट इनका 59% का है एज ऑन Q3 FY26। अगर इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड देखा जाए, ये जो टर्म है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बार इस वीडियो में आएगी, क्योंकि इसी से डिफाइन होता है कि हॉस्पिटल की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, कि वो पर बेड पे कितना रेवेन्यू जनरेट। तो जो हॉस्पिटल पर बेड पे जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और जिसका ऑक्यूपेंसी रेट जितना ज्यादा होता है, उतना ही वो हॉस्पिटल अच्छा होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है दैट इज अराउंड 67,361 Q3 FY26 का डाटा है। तो जो कि काफी प्रीमियम है अपने पेयर्स के मुकाबले। इट शोज कि इस हॉस्पिटल के पास प्राइसिंग पावर है, और ये कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी जैसे कार्डियक सर्जरीज, हार्ट सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। अगर इंटरनेशनल पेशेंट से इसका बिजनेस देखें तो टोटल रेवेन्यू का लगभग 7% इंटरनेशनल पेशेंट से आया। टॉप स्पेशलिटीज अगर देखें तो कार्डियक 20%, ऑन्कोलॉजी 20%, लीवर एंड न्यूरो से लगभग 14 to 15% का रेवेन्यू आया है। अब अगर इसकी बात करें इसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले, तो मेदांता के कॉम्पिटिटर में कौन कौन आता है? अपोलो आता है, नारायणा आता है, मैक्स आता है, फोर्टिस आता है। ये 4-5 हॉस्पिटल हैं जो इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। तो अगर सबका एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड देखें तो मेदांता का अपने पीयर से काफी अच्छा है। मैक्स से कम है, बट अपोलो और नारायणा से काफी ज्यादा है। तो मेदांता का 67,000 है, अपोलो का 55 to 60,000 है, नारायणा का 35 to 40,000। तो काफी प्रीमियम प्राइसिंग है मेदांता का अपने कंपटीशन के मुकाबले। दूसरा, ऑक्यूपेंसी रेट देखें तो अभी थोड़ा सा कंपटीशन के मुकाबले कम है, 59% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है वो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। तो दोस्तों, जब कोई हॉस्पिटल शुरू होता है तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 से 2 साल लगता है। मतलब 8 से 12 या 6 से 8 क्वार्टर लगभग उसको लगता है। इस वजह से इसका ऑक्यूपेंसी रेट अभी डाउन है। अदरवाइज अगर आप इसके जो फुल फ्लैज हॉस्पिटल हैं जैसे लखनऊ हो गया और दिल्ली वाला हो गया, उसमें ऑक्यूपेंसी रेट काफी अच्छा है। अगर नोएडा को हटा दें तो बाकी जगह का ऑक्यूपेंसी रेट अगर आप देखोगे तो दैट इज अराउंड 65-66%, विच इज क्वाइट गुड। अगर एबिटा मार्जिन देखें तो इसका लॉन्ग टर्म में लास्ट 4-5 सालों का जो एबिटा मार्जिन है दैट इज अराउंड 22 to 25%। अभी अपोलो का 24% है और नारायणा का 23 to 24%
4% अगर लास्ट 3-4 सालों का एवरेज देख। तो ये किस तरीके के केस ज्यादा करते हैं, तो इट इज अ हाई टर्शरी केयर एनवायरमेंट, हाई टर्शरी केयर हॉस्पिटल। सो इट इज अ हाई टर्शरी केयर हॉस्पिटल। रीजन बीइंग कि ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी ज्यादा करते हैं, ऑन्कोलॉजी रिलेटेड प्रोसीजर्स, कार्डियक रिलेटेड प्रोसीजर। तो जितना ज्यादा जो लोग प्रीमियम प्रोसीजर्स करते हैं उतनी ज्यादा अच्छा मार्जिन भी होता है। अगर इसके एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY25 में जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो 13% थी, एबिटा ग्रोथ 10% थी, लेकिन एबिटा मार्जिन 1% से लगभग 100 बेसिस पॉइंट से नीचे गिरे थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लैट था, लगभग 1% से ग्रो किया, और ROC जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो लगभग स्टेबल थी। क्वार्टरली ट्रेंड की अगर बात करें तो जो रीसेंट क्वार्टर था Q3 FY26, तो उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ थी दैट वाज अराउंड 19%, विच इज क्वाइट गुड। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो 4% से नीचे गिरा था। ऑक्यूपेंसी रेट अराउंड 59% के आसपास था, और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जैसा कि मैंने आपको बताया वो 67,000 था। तो मार्जिन पे काफी प्रेशर है अभी इसके, और उसका उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि जो नोएडा वाला जो इनका हॉस्पिटल है, जस्ट बिकॉज वो अभी शुरू हुआ है तो वो अभी लॉस में, उसको प्रॉफिट में आने पे और उसका ऑक्यूपेंसी रेट इंक्रीज होने पे लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा, जो कि मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि 6 से 8 क्वार्टर लगेगा। उसके बाद ऑक्यूपेंसी रेट इनका बढ़ जाएगा और मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो जब भी कोई हॉस्पिटल कैपेसिटी एक्सपेंशन करता है और नए नए हॉस्पिटल्स खोलता है तो थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म में उसके मार्जिन पे प्रेशर रहता है। अगर इसके पीयर्स के मुकाबले इसकी बात करें तो मेदांता का जो Q3 FY26 का रेवेन्यू मैंने आपको बताया 19% से ग्रो हुआ, जबकि अपोलो का 14 से 15% से ग्रो हुआ, नारायणा का 20% से ग्रो। एबिटा ग्रोथ अगर देखें तो मेदांता की 11% थी एक्सक्लूडिंग नोएडा, अपोलो की 15% और नारायणा की 25 to 28%। तो नोएडा के हॉस्पिटल की वजह से अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म में इनके मार्जिन पे काफी प्रेशर है। अगर ये देखें कि ये कैपेक्स कितना कर रहा है, दोस्तों सबसे मेन होता है हॉस्पिटल बिजनेस में 3 चीजें मेन। पहला कि वो कितनी तेजी से अपने नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा रहा है, दूसरा कि उनका ऑक्यूपेंसी रेट कितना ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ बेड्स ज्यादा है, प्लस सेकंड नंबर ऑफ बेड्स फिल्ड कितने हैं, मतलब कितने पेशेंट से ऑक्यूपाइड है, वो चीज देखनी होती है। तीसरा कि पर बेड पे रेवेन्यू कितना ज्यादा है। अगर ये 3 मैट्रिक किसी हॉस्पिटल्स की इंक्रीजिंग ट्रेंड, इट मींस दैट हॉस्पिटल इज डूइंग गुड। तो करंट बेड अगर मेदांता की देख तो लगभग 3,500 3,500 के आसपास है, अपोलो के 10,000 है, नारायणा के 5,700। तो मेदांता अभी बहुत छोटा ग्रुप है एक तरीके से, अगर देखा जाए इनकी बेड कैपेसिटी अभी बहुत कम है, तो इनके पास ग्रोथ के बहुत हेडरूम है, बहुत चांसेस हैं। अगर इनकी प्रोजेक्शन देखें तो अगले 5 साल में लगभग 2,000 से 2,500 बेड इनका एडिशनली ऐड करने का प्लान है, विच इज दे आर ट्राइंग टू ग्रो doing the capex with a growth of 50 to 60%, which is huge. Whereas Apollo is doing the capex with 20% and Narayana is increasing their number of beds with the rate of 35%. तो मेदांता सबसे तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये ग्रोथ इनकी सस्टेनेबल हो जाती है और मतलब इतना ये कर लेते हैं तो काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिलेगा। इनकी पाइपलाइन में कहाँ कहाँ ये बेड्स ऐड करने वाले हैं, तो नोएडा में लगभग 500 के आसपास बेड ऐड किए उन्होंने, साउथ दिल्ली में 400 बेड्स, पीतमपुरा 750 बेड्स का प्लान है, मुंबई में 750 प्लस बेड्स का, और गुवाहाटी में भी 400 प्लस बेड्स का इनका आने वाले 5 सालों का प्लान है। दोस्तों अब कुछ नंबर्स का प्रिडिक्शन करें कि अगर अगले 2 से 3 सालों में या 5 सालों में इनके नंबर्स कैसे दिखेंगे। तो मान लीजिए नोएडा वाली जो इनकी फैसिलिटी है, नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है, वो अगले 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर के बाद मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाता है, और वहां ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ जाता है और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा होने लगता है, तो मैंने मान के चला है कि ऑक्यूपेंसी रेट इनका 60% से बढ़ के 66% के आसपास हो जाए। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड की मैंने जो ग्रोथ है वो रिसेंट क्वार्टर में इनकी थी 10%, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे थोड़ा कंजर्वेटिव फिगर ले रहा हूँ कि वो 5 से 6% रहेगी सिर्फ, और 5 से 6% भी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दे आर मेनली फोकसिंग ऑन ऑन्कोलॉजी, ट्रांसप्लांट प्रोसीजर वेयर द मार्जिन आर क्वाइट हाई। तो ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फिगर है कि 5 से 6% इजिली आ जाएगी। एबिटा मार्जिन अगर देख अभी 19% का था इस क्वार्टर में, लास्ट 3 सालों का एवरेज लगभग 21 से 22% का है। तो मैं मानता हूं कि अगर नोएडा वाली फैसिलिटी रैंप अप कर जाती है और जो ये कैपेक्स कर रहे हैं वो भी हॉस्पिटल्स ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो इनका एबिटा मार्जिन लगभग 24% के आसपास मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 3 साल बाद, 4 साल बाद होगा, और रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 20 से 21% का मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अब इसके पीछे रीजन क्या है 20 से 21% का? मेरे को ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, जो इनके फुली डेवलप्ड हॉस्पिटल है, वहां से वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 4 से 5% की आएगी, प्लस जो एडिशनल ये कैपेक्स कर रहे हैं, एडिशनली जो बेड
ऐड कर रहे हैं, वहां से 8 से 10% की ग्रोथ हम मान सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ होगी लगभग 12 से 14% के आसपास, प्लस इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इंक्रीज करेंगे तो 7-8% का, वो तो आराम से रेवेन्यू ग्रोथ मेरे हिसाब से 20 से 21% की बहुत इजिली आ जाएगी अगले 5-6 सालों तक। फिर अगर तो इसी बिहाफ पे इनके नंबर्स प्रोजेक्ट करते हैं, तो दोस्तों अगर रेवेन्यू लगभग 20-21% से ग्रो कर रहा है, तो हॉस्पिटल का एबिटा मार्जिन अगर बढ़ रहा है, तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो प्रॉफिट उससे ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। तो प्रॉफिट मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 24-25% से ग्रो करेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम चेक करें कि आगे वैल्यूएशन कैसा होगा हॉस्पिटल का, तो मेरे हिसाब से इजीली अभी जो पी पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 55 के पी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसका एवरेज पी लास्ट 3 सालों का 60-61 का है। तो यहाँ से अगर रेवेन्यू ग्रोथ 20% की आती है, प्रॉफिट ग्रोथ 24-25% की आती है, तो चांसेस है कि पी री रेट हो जाएगा और लगभग 65 और 70 तक चला जाएगा। अगर अगले 4-5 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ रहती है 20% की, प्रॉफिट ग्रोथ रहती है 25% की, और पी री रेट करके 70 पहुंच जाए, तो इजिली आपको 27-28% की कंपाउंडिंग अगले 4-5 सालों में मिल सकती है। दोस्तों ये साल हर साल नहीं मिलेगी आपको कि आप सोचिए 27% इस साल भी, अगले साल भी, बीच में डाउन भी जाएगा, अप जाएगा, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर है। अगर नोएडा वाली फैसिलिटी रैंप अप कर गई तो काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और इजीली आपको 27-28% का कंपाउंडिंग इंजन अगले 5-6 सालों तक मिल जाएगा। अभी नोएडा वाला, फिर आगे इनका मुंबई का हॉस्पिटल डेवलप होगा, फिर साउथ दिल्ली का डेवलप होगा, तो अगले 10-12 सालों तक मुझे इसमें डिमांड में और इसकी ग्रोथ की विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। दूसरा, अगर बेस केस सिनेरियो में मान लीजिए जैसे हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, क्योंकि देर इज मतलब नथिंग इज सर्टेन इन स्टॉक मार्केट, जरूरी थोड़ी है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही। तो अगर हम बेस केस माने, तो मान लीजिए आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिर्फ 18-17% से ग्रो होता है और प्रॉफिट आपका 20% से ग्रो होता है। पहले हमने क्या माना था 25% से, लेकिन अब हम क्या मानते हैं कि सिर्फ 20% से ही ग्रो होता है। तो और जितना पी आज है वो रीरेट करके लगभग 55 से उसके लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास मतलब 60 पे आ जाता है, तो भी आपको 22-23% का कंपाउंडिंग इंजन अगले 5-7 सालों तक इजिली मिलेगा। 22-23% की कंपाउंडिंग फॉर नेक्स्ट 5-7 ईयर्स इज ह्यूज। तीसरा लेते हैं बेस केस सिनेरियो। बेस केस में मानते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 12-13% की रहेगी, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 15% की रहेगी, और पी और डी रेट करके नीचे आ जाएगा 45 के आसपास तो भी आपको 12 से 14% की कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में आराम से मिलेगी, जो कि अबो निफ्टी के लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अगर आप खरीदते हो तो डाउन साइड बहुत कम है, अपसाइड बहुत ज्यादा है। जो सिर्फ रिस्क इन्वॉल्व है वो है एग्जीक्यूशन रिस्क, कि नोएडा वाली फैसिलिटी कैसे रैंप अप करती है। दूसरा, इनका ऑक्यूपेंसी रेट क्या रहता है। तीसरा, डॉक्टर मतलब टैलेंट्स को रिटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और मेरे हिसाब से हॉस्पिटल का, ये हॉस्पिटल नहीं है, काफी अच्छा ब्रांड है मेदांता। जो भी आप दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बड़े बड़े नेताओं का ट्रीटमेंट इसी में होता है, तो डॉक्टर्स भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो टैलेंट की इनको प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, कैश रिच कंपनी है, जितना भी एक्सपेंशन कर रही है अपने इंटरनल अप्रूवल से कर, डेट इनके ऊपर लगभग जीरो के आसपास है, तो सबसे अच्छी चीज है। तो डाउन साइड रिस्क मेरे को लगता है कि बहुत कम है, अपसाइड रिस्क बहुत ज्यादा है। सिर्फ रिस्क यही है कि कैपेक्स जितनी तेजी से कर रहे हैं उतनी तेजी से सब कुछ ठीक ठाक रहे या नहीं रहेगा। मैं अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो मैं वही बता रहा हूँ कि 10 से 12% की कंपाउंडिंग तो आपकी कहीं नहीं गई। तो दोस्तों बेझिझक होके अगर स्टॉक में और करेक्शन आती है तो आप इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, बट हिस्टोरिकल एवरेजेस से देखोगे तो उससे तो सस्ता ही है। तो आप सोच समझ के इस स्टॉक को देखिए, खुद कंपनी के बारे में पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए और मेरे को बताइए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।